गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में अपने आइसोमेरिज्म समावयवता कंप्लीट किया था। आज अपने ले रहे हैं संकुल यौगिकों में बंधन, या सीधा लिख दूं संकुलों में बंधन। संकुलों में बंधन, बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। संकुल यौगिकों में बंध की व्याख्या करने के लिए 4 सिद्धांत दिए गए, जिनमें से 3 आपके सिलेबस में। नंबर 1 बैलेंस बॉन्ड थ्योरी वीबीटी, नंबर 2 क्रिस्टल फील्ड थ्योरी सीएफटी, नंबर 3 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, और नंबर 4 लिगेंड फील्ड थ्योरी। इनमें से ये 2 थ्योरी आपके सिलेबस में, वीबीटी एंड सीएफटी। इन दो थ्योरी पे आपको बहुत अच्छे से डिस्कस करना है। तो सबसे पहले मैं बात करूं वीबीटी की। थ्योरी नंबर 1 वीबीटी, पूरा नाम है संयोजकता बंध सिद्धांत, संयोजकता बंध सिद्धांत, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। शॉर्ट में इसको लिखेंगे वीबीटी। वीबीटी अब ऐसे समझना, ये सिद्धांत पॉलिंग नामक वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था। किस वैज्ञानिक ने? पॉलिंग ने। पॉलिंग द्वारा प्रतिपादित, पॉलिंग द्वारा प्रतिपादित। इस सिद्धांत के अनुसार, समझना ध्यान से, बात लिखना है यहां से, संयोजकता बंध सिद्धांत वीबीटी, ये सिद्धांत पॉलिंग द्वारा प्रतिपादित किया गया, जिनके अनुसार, अब जिनके अनुसार अपने दूसरे पेज पे आ जाते हैं। बात समझना, ये पेज गड़बड़ कैसे आ रहा है, एक सेकंड, ये सही आ गया अपना पेज ना। आपकी किस्मत अच्छी है, आपका पेज बिल्कुल सही हो गया वापस। अब बात को समझना। पॉइंट नंबर 1 बहुत ध्यान से समझना। संकुल यौगिक कब बनेगा? जब लिगेंड अपना इलेक्ट्रॉन युग्म दान करेगा। किसको? धातु को। इसका मतलब यह हुआ कि लिगेंड दाता का काम करेगा। कब? जब धातु इलेक्ट्रॉन लेगा। धातु मना कर दे, नहीं लेता, फिर लिगेंड दाता का कार्य नहीं करेगा। अगर मुझे दाता बनना है तो कम से कम 1 पैसा तो मेरे जेब में होना चाहिए दान करने के लिए। अगर वो 1 पैसा मैं दान कर देता हूं तो दानी, नहीं कर पाता हूं तो दानी नहीं। मान लो मेरे पॉकेट में 10 रुपए हो और मेरे खुद के कमाए हो, मैं जाके अंबानी को दूं, ले 10 रुपए डोनेट किया तेरे को, मजा कर, क्या वो ले लेगा? ना, क्योंकि उसको पता है कि 10 रुपए लेने का तो कल की न्यूज हेडिंग होगी, अंबानी हुआ कंगाल, मिस्टर सोनी से लिए 10 रुपए। इसका मतलब यह है कि जब तक अंबानी मुझसे 10 रुपए लेगा नहीं, तब तक मैं दानी नहीं कहलाऊंगा। तो मुझे कोई ऐसा एक्सेप्टर ढूंढना पड़ेगा, ऐसा ग्राही ढूंढना पड़ेगा जो मुझसे 10 रुपए ले ले। इसका मतलब यह हुआ कि अगर ये इलेक्ट्रॉन ले लेता है तब तो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनेगा। ये दे रहा है वो अच्छी बात है, पर ये लेने वाला भी तो चाहिए। ये मना कर दे तो उपसय संयोजक बंध नहीं बनेगा। अब ये तभी तो लेगा जब इसके पास खाली कक्षक हो, रिक्त कक्षक। एक कक्षक में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन ये दे रहा है। अगर मान लो M का मतलब है मकान मालिक, L का मतलब है किराएदार। किराएदार मकान मालिक को क्या देता है? पैसा। किराएदार से मकान मालिक पैसा कब लेगा? जब अपना कमरा उसे किराए पे देगा।
कब देगा? जब कमरा हो खाली। मान लो कमरा है ही नहीं तो किराएदार से किराया थोड़ी ले लेगा। कमरे 10 है, सारे के सारे पहले से किराए पे चढ़े हुए, एक भी कमरा खाली नहीं है, तब भी नहीं ले सकता। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहली बात तो ये हुई कि लिगेंड के कोऑर्डिनेशन नंबर, समझना ध्यान से, रिक्त कक्षक उपलब्ध करवाना, रिक्त कक्षक उपलब्ध करवाना। केवल हेडिंग ही काम की है, भाषा तो वही लिखनी है जो हेडिंग में लिखी है। कितने रिक्त कक्षक? जितने लिगेंड इलेक्ट्रॉन युग्म में दे रहा है, मतलब जितने उपसहसंयोजक बंध लिगेंड के द्वारा धातु के साथ बन रहे, मतलब धातु की समन्वय संख्या कितनी है। अगर समन्वय संख्या 6 है तो 6 बंध बनाएगा, अगर समन्वय संख्या 4 है तो 4 बंध बनाएगा। तो इसमें भाषा लिखनी है रिक्त कक्षक उपलब्ध कराने में डैश करके सर्वप्रथम धातु परमाणु समन्वय संख्या के अनुसार लिगेंड के लिए रिक्त कक्षक उपलब्ध करवाता है। पॉइंट खत्म। दूसरे पॉइंट पे आ जाओ। उम्मीद करता हूं पहला पॉइंट आपके पूरा समझ में आ गया। सर्वप्रथम धातु परमाणु अपनी समन्वय संख्या के अनुसार लिगेंड के लिए क्या उपलब्ध करवाएगा? रिक्त कक्षक। अब समझना, ये मकान है, फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट मंजिल, सेकंड मंजिल, थर्ड मंजिल, ठीक है। ये ग्राउंड, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ये 4 किराएदार आए, A B C D। ये मकान मालिक है। आते इन्होंने एक ही बात पूछी, दादाजी किराए के लिए कमरे खाली है क्या? है। हम 4 जने हैं, चारों को एक ही कमरा, 4 कमरे चाहिए। दादाजी का बिल्कुल 4 ही खाली है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। किराया पर कमरे का 500 रुपए। पर कमरे का किराया कितना है? 500 रुपए। अब चेक करो, क्या सारे कमरे समान ऊर्जा स्तर पे है क्या? यहां जो रहेगा वो सीधा आया अपने कमरे में चला गया, यहां जो रहेगा उसको यहां तक जाने के लिए एक्स्ट्रा ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी। ये निम्न ऊर्जा स्तर पर है और ये उच्च ऊर्जा स्तर पर है। जब किराया बराबर दे रहे हैं तो सभी ये चाहेंगे कि ग्राउंड वाला ले, रात को आधा पौवा कुछ भी पी के आए, सीधे आके यहाँ सो जाओ। अगर यहाँ वाला ले लिया, आधा पी के आगे तो पौने हो जाएंगे, पूरे नीचे आ जाएंगे। इसका मतलब इन चारों ने कहा कि दादाजी जब किराया बराबर ले रहे हो तो इनका ऊर्जा लेवल भी तो बराबर होना चाहिए। बिना ऊर्जा लेवल बराबर हम कैसे ले? मान लो धातु ने रिक्त कक्षक उपलब्ध करा दी, ये करवा दी, मान लो 3S 3P 3D। एक S का कमरा खाली पड़ा है, 3P में खाली पड़े हैं, D में खाली पड़े हैं 5। अब ये सोचो, क्या इन सब की ऊर्जा बराबर है? S की ऊर्जा सबसे कम है, 3D की सबसे ज्यादा है। तो इनमें झगड़ा हुआ कि साहब जब किराया बराबर दे रहे हैं, हर लिगेंड एक इलेक्ट्रॉन युग्म में देगा, जब किराया बराबर दे रहे हैं तो इनका ऊर्जा लेवल भी सेम होना चाहिए। मकान मालिक ने कहा सेम कर देता हूं, इस पर बुलडोजर चलवा दिया। जैसी बुलडोजर चला, चारों कमरे सेम लेवल पे आ गए थे। अब टेंट लगा करके 4 पर्दे लगा दिए, बोले अब ले लो, बोले अब ठीक है। इसका मतलब जैसे ही बुलडोजर चला वो चारों कमरे मिक्स हो गए, और मिक्स होना कहलाता है संकरण। अगर मान लो इन कक्षकों में 6 की जरूरत है, इनमें संकरण हो गया, 6 संकृत कक्षक बन गए। संकृत कक्षकों की ऊर्जा और आकृति समान होती है। S की आकृति अलग थी, P की अलग थी, D की अलग थी। जैसे ही संकरण हुआ, नए संकृत कक्षक बने, उनकी ऊर्जा और आकृति समान होगी। इसका मतलब दूसरा पॉइंट क्या आएगा? रिक्त कक्षकों का संकरण। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आपको पूरा लिखना है। यहां पे पॉइंट, रिक्त कक्षकों का संकरण। मैं केवल संकरण लिख के छोड़ रहा हूं, रिक्त कक्षकों का संकरण।
भाषा क्या लिखोगे, जो हेडिंग है वही भाषा है। उपरोक्त रिक्त कक्षक, उपरोक्त का मतलब 1 नंबर पॉइंट में जो आए, उपरोक्त रिक्त कक्षक आपस में संकृत होकर समान ऊर्जा के संकृत कक्षक बनाते हैं, समान ऊर्जा के संकृत कक्षक बनाते हैं। अब ये संकरण 2 प्रकार का हो सकता है। पॉइंट नंबर 1 ए, आंतरिक कक्षक संकरण, आंतरिक कक्षक संकरण। अब एक बार लिखना बंद करना, दूसरा नाम समझना, बाह्य कक्षक, बाह्य कक्षक संकरण। पहला हो गया इनर ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन, आउटर ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन, आंतरिक कक्षक संकरण और बाह्य कक्षक संकरण। अगर मान लो मैं ये कहूं कि संकरण में ये कक्षक भाग ले रहे हैं 3D 4S 4P, तो इनके लिए n की वैल्यू कितनी है, 4। n का मतलब संयोजी कोष, बाह्यतम कोष, और बाह्यतम कोष कौन सा है, चौथा। तो d कौन सा काम आया, बाह्यतम कोष से एक कम। इसका मतलब इस d को क्या नाम देंगे, n-1d, जो बाह्यतम कोष की संख्या है उससे एक कम है। इसका मतलब आंतरिक कक्षक संकरण कब होगा, जब n-1 d कक्षक संकरण में भाग ले। अगर n-1 d कक्षक संकरण में भाग ले रहे हैं तो उसको क्या नाम देंगे, आंतरिक कक्षक संकरण। अगर ये कक्षक संकरण में भाग ले रहे हैं 4S 4P 4D, 4S 4P और 4D, तब इसको क्या नाम दे। अब इसके लिए n की वैल्यू कितनी है, 4। n की वैल्यू कितनी है, 4, और d की वैल्यू भी कितनी है, 4। तो इसको लिखते हैं nd कक्षक भाग ले, nd कक्षक संकरण में भाग ले। इस तरह के संकरण को ऐसे शो करते हैं, इस वाले को DSP प्रकार का, मतलब संख्या आ जाएगी, कितने D काम आए, कितने S काम आए, उनकी संख्या लिख देंगे। इस तरह का संकरण होता है SPD, ये वाला आंतरिक कक्षक संकरण और ये वाला बाह्य कक्षक संकरण। अब इसमें 2-3 चीजें आपकी 12th के हिसाब से तो इतना ही पॉइंट है, आंतरिक कक्षक बाह्य कक्षक, ये भाग ले तो आंतरिक, ये भाग ले तो बाह्य। अब इनको CFT के अंदर 2-2 नाम और दिए थे, वो नाम एक्चुअल में CFT में दिए थे, लेकिन CFT आज से 200 साल पहले दे दी, 100 साल पहले दे दी। तो जब CFT दे चुके तो अब VBT ने संशोधन कर लिया, जो CFT में पॉइंट दिया उसी पॉइंट को लाकर अपने अंदर लिख देते हैं। तो उन पॉइंटों की मैं थोड़ी सी बात करूं, ऐसे समझना, ध्यान से समझना। संकृत कक्षक, संकृत कक्षक दिशात्मक होते हैं। संकृत कक्षक कैसे होते हैं, दिशात्मक। जैसे मान लो ये मेरे पास एक संकृत कक्षक है, SP संकृत कक्षक, ये मेरे पास में दूसरा SP संकृत कक्षक है। अगर ये इस नाभिकीय अक्ष पे आके टकराए तभी तो ये ऐसे सिग्मा बंध बना सकते हैं। अगर ये इस तरह से आए संकृत कक्षक तो ये सिग्मा बंध नहीं बना सकते, क्योंकि संकृत कक्षक हमेशा सिग्मा बंध ही बनाते। इसका मतलब संकृत कक्षकों में दिशात्मक गुण होता है, सबसे ज्यादा दिशात्मक गुण होता है SPD में, D के अंदर। इसका मतलब इसमें दिशात्मक गुण सबसे ज्यादा है। जितने ज्यादा दिशात्मक गुण हो, बंध की प्रबलता उतनी ही ज्यादा होगी। जितने ज्यादा दिशात्मक गुण, बंध की प्रबलता उतनी ही ज्यादा होगी। तो मान लो ये वाला संकरण हुआ, ऐसे समझो
sp3 dsp2 d2sp3 या sp3d2। ध्यान से देखो, इसमें d कक्षक नहीं है, इसमें एक d है, इसमें 2 d है, तो सबसे ज्यादा दिशात्मक गुण किसमें होंगे? सबसे कम। दिशात्मक गुण d में अधिक होंगे। दिशात्मक गुण समानुपाती होते हैं बंध सामर्थ्य के। बंध सामर्थ्य, जितने ज्यादा दिशात्मक गुण बंध सामर्थ्य उतनी ज्यादा। तो इन तीनों में बंध सामर्थ्य सबसे ज्यादा किसकी होगी? d2sp3 या sp3d2। इसकी बंध सामर्थ्य होती है 2, इसकी होती है 2.7, इसकी होती है 2.9। अगर कभी भूल से पूछ ले कि कौन सा संकुल सबसे ज्यादा स्थायी है, वो सबसे ज्यादा स्थायी होगा जिसकी बंध सामर्थ्य सबसे ज्यादा हो। बंध सामर्थ्य ज्यादा कब होगी? जब संकृत कक्षक में दिशात्मक गुण ज्यादा हो, मतलब d गुण ज्यादा हो। तो हमेशा याद रखो, sp3 संकुल से ज्यादा स्थायी होता है dsp2 संकुल, dsp2 से ज्यादा स्थायी होता है d2sp3। अब मैं वापस इसकी बात करूं एक बार, वापस मैं इसी पे आता हूं, संकरण में। जब इनमें संकरण होगा तो n-1d से क्या फर्क पड़ेगा, nd से क्या फर्क पड़ेगा, तो वो आगे CFT में आपको बताऊंगा। ऐसे 5 जो d कक्षक है, समझना ऐसे, ये CFT में पूरा आएगा डिटेल, इसलिए अभी तो नॉर्मल पढ़ के छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं। ये 5 कक्षक है d के, इनका पांचों की ऊर्जा समान है। जब ये लिगेंड इनसे जुड़ने के लिए आएगा तो ये 2 भागों में विभाजित हो जाएंगे। 3 की ऊर्जा कम हो जाएगी, 2 की ज्यादा हो जाएगी। कौन से की कम होगी, कौन से की ज्यादा होगी, ये सारी डिटेल बात करेंगे CFT में, अभी उसकी डिटेल बात नहीं करेंगे। ये 2 हो गए, इनको T2Z नाम दे दिया, इनको EZ नाम दे दिया। सेम यहाँ T2Z, यहाँ EZ। इनका ऊर्जा अंतराल है डेल्टा O या डेल्टा T, वो बाद की बात है। डेल्टा O, इसको अभी समझना नहीं है। जो समझने वाली बात है वो इतनी समझनी है कि मान लीजिए मेरे पास इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, इसमें मेरे पास 4 इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों में से कोई भी सिचुएशन हो, मान लो d4 विन्यास था, पहला इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा लो ऊर्जा में, दूसरा भी इसमें आएगा, तीसरा भी इसमें आएगा, ये होता तब भी इसमें आता। अब चौथा इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? तो चौथा डिपेंड करेगा कि यहां आता है तो इसके प्रतिकर्षण को सहन करना पड़ेगा, उस प्रतिकर्षण को खत्म करने के लिए ऊर्जा देनी पड़ेगी, वो युग्मन ऊर्जा कहलाती है। और यहां जाना चाहे तो यहां की तुलना में यहां आने के लिए एक्स्ट्रा ऊर्जा डेल्टा O चाहिए। तो आगे पढ़ेंगे प्रबल लिगेंड और दुर्बल लिगेंड। यहां डेल्टा O का मान युग्मन ऊर्जा, पैरिंग ऊर्जा से ज्यादा है, और यहां डेल्टा O कम है, किससे? पैरिंग एनर्जी से। 1% भी कंफ्यूज मत होना इसको देखकर, अभी ये कोई काम का नहीं है, CFT में आएगा। इतना याद रखो कि यहां डेल्टा O ज्यादा है, यहां कम है। तो यहां डेल्टा O ज्यादा है, P कम है, तो इलेक्ट्रॉन वहां जाएगा जहां ऊर्जा कम चाहिए, यहां चला जाएगा, और इसमें यहां चला जाएगा। तो जब यहां नीचे वाले कक्षक में युग्मित हो गए, ऐसे समझो 2d कक्षक काम आने चाहिए, ये 5d कक्षक थे, इसमें इलेक्ट्रॉन ऐसे भरे, देखो 1 2 3 4, चारों युग्मित है। अब इसमें d2sp3 संग्रह नहीं हो सकता, 2d काम में नहीं आ सकते, तो इसमें बाहर वाला d काम आएगा, 1s 3p, और बाहर वाले 2d काम में आएंगे, तो यहां से यहां तक संग्रहण होगा sp3d2। इसमें देखो 4 इलेक्ट्रॉन थे, 3 में भर गए ऐसे, 1 2 3 4, ये 2d खाली अंदर वाले, तो 2d आ जाएंगे, 1s का आ जाएगा, 3p का आ जाएगा, यहां से d2sp3, मतलब आंतरिक वाला हो गया। तो आंतरिक वाले में ध्यान से देखो, आंतरिक वाले में dsp वाले में, इसमें इलेक्ट्रॉन युग्मित हुए, इलेक्ट्रॉन क्या हुए हैं? युग्मित। इसमें इलेक्ट्रॉन युग्मित नहीं हुए, तो इसको नाई होम ने, किसने? नाई होम वैज्ञानिक था, इसने इनको नाम दिया
इसको नाम दिया, इसको देखना, चक्रण युग्मित संकुल। इसको नाम दिया युग्मित मुक्त संकुल। इसमें पैरिंग बनती है, इसमें पैरिंग नहीं बनती। तो ये नाई-होम ने दो नाम दिए, वो नाम समझना। इसको नाम दिया चक्रण युग्म बना है ना इसमें n-1, चक्रण युग्मित संकुल। मतलब संकरण तो आंतरिक कक्षक संकरण था, बट जो संकुल है उनका क्या नाम होगा? चक्रण युग्मित संकुल। यहां क्या होगा? या करके चक्रण मुक्त संकुल, चक्रण मुक्त संकुल। ये नाम दिए किसने? नाई-होम ने। एक दूसरा वैज्ञानिक था, नाम था ऑर्गल। इंग्लिश में नाम था ऐसे ORGEL, ऑर्गल। इसने कहा कि ध्यान से समझना, चौथा इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर में गया या निम्न ऊर्जा स्तर में? निम्न में आ गया, निम्न ऊर्जा स्तर में आया है। और यहां चौथा इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर में चला गया, तो ये हो गया मेरे पास उच्च। ये डांस कर रहा है, डांस का मतलब चक्रण कर रहा है, कहां? निम्न ऊर्जा अवस्था में। तो इसको बोलते हैं निम्न चक्रण संकुल। ये ऊपर वाले हवालात में, ऊपर 2 नंबर मंजिल पे जाके डांस कर रहा है, इसको बोलते हैं उच्च चक्रण संकुल। ये नाम दिए थे ऑर्गल ने, और ये नाम दिए थे पहले वाले नाई-होम ने। इसका तीसरा नाम क्या दे सकते हैं? वैज्ञानिक का नाम याद नहीं रहे, कोई जरूर नहीं है। इसको क्या नाम दिया? निम्न। देखो युग्मित हुआ है, इसका मतलब नीचे ही रह गया। निम्न चक्रण संकुल। इसको नाम दिया है उच्च चक्रण संकुल। दोबारा अब मैं पूरी लाइन बोल रहा हूं, अच्छे से दिमाग से बिठा लेना। पॉइंट नंबर 2, संकरण। क्या लिखेंगे? उपरोक्त रिक्त कक्षक आपस में संगृहीत होकर समान ऊर्जा के संकरित कक्षक बनाते हैं। समान ऊर्जा के संकरित कक्षक बनाते हैं। ए पॉइंट क्या लिखोगे? आंतरिक कक्षक संकरण। आंतरिक कक्षक संकरण भाषा क्या लिखोगे? इस प्रकार के संकरण में n-1d कक्षक संकरण में भाग लेते हैं। n-1d कक्षक संकरण में भाग लेते हैं तथा इनसे बनने वाले संकुल चक्रण युग्मित संकुल या निम्न चक्रण संकुल कहलाते हैं। चक्रण युग्मित संकुल या निम्न चक्रण संकुल कहलाते हैं। ये पर्बल लिगेंड की उपस्थिति में बनते हैं। जो लास्ट लाइन बोली है, पर्बल लिगेंड की उपस्थिति में बनते हैं, इसको अभी ध्यान नहीं देना है। CFT के अनुसार लिगेंड का वर्गीकरण करेंगे। इसने वर्गीकरण नहीं किया था, CFT ने किया था। कौन से लिगेंड दुर्बल है, कौन से लिगेंड प्रबल है, वो CFT के आधार पर पढ़ेंगे। सेम वर्णन बी पॉइंट में लिखना है, केवल 1-2-3 वर्ड चेंज करने हैं। n-1d की जगह nd लिख दोगे, चक्रण युग्मित की जगह चक्रण मुक्त लिख दोगे, निम्न चक्रण की जगह उच्च चक्रण, और प्रबल लिगेंड की जगह क्या लिख दोगे? दुर्बल लिगेंड। और कोई चेंज नहीं करना। अभी तक मेन जो काम की चीज है वो इतनी है, रिक्त कक्षक उपलब्ध कराना, संकरण होना, और संकरण के 2 प्रकार है, आंतरिक और बाह्य। अब मैं तीसरे पॉइंट की बात करूं, समझना ध्यान से। सॉरी, जब संकुल यौगिक संकरण कर गए, अब इनमें बंध बनेगा, तो उस बंध में आवेश का वितरण कैसे होगा? उस आवेश के वितरण के लिए
आवेश संतुलन के लिए इसने दो चीजें बताई पॉलिंग ने, आवेश का वितरण, आवेश का वितरण, आपको नहीं लिखना है, आवेश का वितरण। इसके लिए इसने दो चीजें बताई। पहली चीज थी वैद्युत उदासीनता, वैद्युत उदासीनता, वैद्युत उदासीनता सिद्धांत, वैद्युत उदासीनता सिद्धांत, इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी प्रिंसिपल। यह कह रहा है कि जब धातु और लिगेंड के बीच में बंध बढ़ जाएगा तो लिगेंड इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इलेक्ट्रॉन देने वाले पे प्लस आवेश आएगा और लेने वाले पे माइनस आवेश आएगा, तो वो अपने आवेश को मेंटेन कैसे करेंगे, उदासीन कैसे कर पाएंगे। तो इसके लिए एक एग्जांपल समझना। मान लो मैं ये कहूं मेरे पास ये एक संकुल है FeH2O होल 6 FeH2O होल 6 प्लस 3। इसमें इस Fe का ऑक्सीकरण अंक कितना है, 3। इसका मतलब इस Fe पर प्लस का आवेश कितना है, 3। मतलब इसमें Fe+3 दे रखा है। अब सोचो H2O एक लिगेंड एक इलेक्ट्रॉन युग्म Fe को देगा, तो मान लो दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन रहे तो एक तो इसके पास रह गया, एक तो इसके पास भी गया ना। इसका मतलब इसने दिया, इस पे प्लस का एक आवेश आएगा, इस पर माइनस का एक आवेश आएगा। तो 6 लिगेंड 6 इलेक्ट्रॉन युग्म दे रहे, तो इस पर माइनस का कितना आवेश आएगा, 6। माइनस का 6 आवेश आया, क्या बना, Fe-3। मतलब Fe के ऊपर औपचारिक आवेश, फॉर्मल चार्ज आ गया, औपचारिक आवेश -3। धातु पर ऋणावेश आ जाए तो वो स्टेबल नहीं होता, इसका मतलब संकुल स्थायी नहीं होगा। अब इस स्थायित्व को समझाने के लिए ये कहा, समझना कि ये जो औपचारिक आवेश आया है टोटल, वो औपचारिक आवेश सभी परमाणुओं के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, सभी परमाणुओं पर वितरित हो जाएगा, सभी पर। और किसी भी परमाणु पर फॉर्मल चार्ज, औपचारिक आवेश 1 से ज्यादा नहीं होगा किसी भी परमाणु पर। और धातु पर या तो धातु उदासीन हो जाएगा, उदासीन, और या फिर इसके ऊपर आंशिक धनावेश ही आएगा, ऋणावेश नहीं आएगा, आंशिक धनावेश। अब अपन तो ये समझ रहे हैं कि इसने 6 इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो माइनस का 6 आवेश आना चाहिए, +3 तो इसका खुद का था, उदासीन हो गया, -3 बचना चाहिए। लेकिन ये कह रहा है नहीं बचेगा, ये इस आवेश को पूरे संकुल के हर परमाणु पर फैला देगा, किसी भी परमाणु पर आवेश 1 से ज्यादा नहीं होगा। अब ये कह रहा है कि जो प्लस का आवेश है, जैसा मान लो मैंने ये लिगेंड लिया H2O, या मान लो मैंने ये लिगेंड लिया NH3, तो ये कह रहा है कि जो प्लस का आवेश है वो इनके लिगेंड के हाइड्रोजन परमाणुओं पर वितरित होगा, और यदि माइनस का आवेश होता तो ऑक्सीजन या नाइट्रोजन उच्च विद्युत ऋणी तत्वों पर वितरित होता। धनावेश किस पे वितरित होगा, हाइड्रोजन पे। ऋणावेश किस पे होगा, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन पर, या जो भी उच्च विद्युत ऋणी तत्व है। अब इसको समझाए कैसे, क्योंकि औपचारिक आवेश तो आएगा भी, 6 दे रहे तो -3 आना चाहिए। तब पॉलिंग ने बताया कि ये जो बंध बन रहे हैं वो 100% सहसंयोजक नहीं है। तो ये जो बंध बना था वो 100% सहसंयोजक नहीं है, इसमें आयनिक लक्षण भी है। कौन से लक्षण है, आयनिक, मतलब 100% सहसंयोजक नहीं है, इसमें आयनिक लक्षण भी है। अब आयनिक कैसे है वो समझना। ये संकुल बना, समझना ध्यान से, FeH2O होल 6 +3। ये कह रहा है इसमें 50%
50% सहसंयोजक लक्षण है और शेष 50% आयनिक लक्षण है। अब ये रटने की जरूरत नहीं है कि 50% सहसंयोजक लक्षण है, 50% आयनिक लक्षण है। सीधा याद रखो 50% सहसंयोजक लक्षण होने का मतलब 50% उपसहसंयोजक बंध बना। अगर 50% उपसहसंयोजक बंध बना तो इन 6 में से हर एक ने आधे आधे ने सहसंयोजक बंध बनाया, तो आधे आधे ने बनाया, इसका मतलब ये हुआ कि 6 इलेक्ट्रॉन युग्म दान नहीं करेंगे, 3 ही करेंगे। जब 3 इलेक्ट्रॉन युग्म दान होगा 50% दान होगा। पहले अपनी मान लेते कि 6 इलेक्ट्रॉन युग्म दे रहे, -6 आवेश आना चाहिए। अब ये कह रहा है कि 50% ही दे रहा है, तो इसका 50% करे तो 1/2 वाग नहीं हुआ। इसका मतलब माइनस का कितना आवेश आया, 3, खुद पर प्लस का कितना था, 3, +3 -3 कैंसिल, धातु उदासीन हो गया। उदासीन हो तो स्थायी होगा, लेकिन अगर ऋणावेश आ जाता तो स्थायी नहीं होता। ऐसे में दूसरा एक और यौगिक लूं, समझना। अगर मैं ये ले लेता FeH2O6+2, अब आप ये सोचो कि इस पर आवेश +2 ही है ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन युग्म आए तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। भी 2 आएंगे, 2 आती -2 आवेश आएगा, ये 0 हो जाएगा, तो 2 तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब इन 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन युग्म देंगे, तो 6 में से 2 दिए तो 1/3 वाग नहीं हुआ। भी 2 कब आएगा 6 का, 1/3। इसका मतलब इसमें 1/3 पार्ट सहसंयोजक लक्षण है। पहले कितना था, 1/2 आधे दे रहे थे, अब कितना है 1/3। तो 1/3 का परसेंटेज निकालेंगे तो कितना आ जाएगा। यौगिक कौन सा था, FeH2O6+2, इसमें सहसंयोजक लक्षण है 33.33% और आयनिक है 66.67%। अब मैंने ये कहा कि सहसंयोजक लक्षण घटे या बढ़े, सहसंयोजक घट गए और आयनिक बढ़ गए। आयनिक लक्षण कब बढ़ते हैं समझना, A और B के बीच अगर विद्युत ऋणताओं का अंतर डेल्टा X का मान उच्च होगा, इसकी विद्युत ऋणता बहुत कम और इसकी बहुत ज्यादा हो, तो ये इलेक्ट्रॉन खींच के ले जाएगा, तभी तो आयनिक लक्षण आएगा। इस पे माइनस आएगा, इसमें प्लस आएगा। इसका मतलब आयनिक लक्षण कब बढ़ेंगे, जब विद्युत ऋणता बढ़े। विद्युत ऋणता कब ज्यादा होती है, जब इलेक्ट्रॉन की चाहत ज्यादा हो। इलेक्ट्रॉन की चाहत ज्यादा हो। चाहत ज्यादा कब होगी, जब इलेक्ट्रॉन कम हो। तो यहां Fe ने 3 इलेक्ट्रॉन त्याग रखे, तो इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन की कमी है, यहां 2 ही त्यागे, 2 की कमी है, तो यहां कमी ज्यादा है। इसका मतलब यहां Fe की विद्युत ऋणता ज्यादा है। विद्युत ऋणता ज्यादा है, इसका मतलब Fe की विद्युत ऋणता ज्यादा हुई तो इनका अंतराल कम हो जाएगा। भाई मैं ये कह रहा हूं इसकी विद्युत ऋणता इससे ज्यादा है, अब इसकी कम होगी तभी तो अंतराल ज्यादा आएगा। अगर इसकी विद्युत ऋणता बढ़ गई तो अंतराल कम हो जाएगा। इसका मतलब यहां Fe की विद्युत ऋणता कम है, इसलिए अंतराल ज्यादा है। अंतराल सॉरी, एक सेकंड इसको सेट करने देना। Fe O के बीच में बंद है, यहां डेल्टा X का अंतर लेना है, उच्च होना चाहिए। इसकी विद्युत ऋणता फिक्स है 3.5। अब अंतराल ज्यादा कब आएगा, जब ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, कम। ये वैल्यू इसकी विद्युत ऋणता कम होगी तभी अंतराल ज्यादा आएगा। अंतराल ज्यादा आएगा तो आयनिक लक्षण ज्यादा आएगा। अब तो इसकी विद्युत ऋणता कम कब होगी, ये विद्युत ऋणता कम कब होगी, जब इसके पास इलेक्ट्रॉन कम हो। तो यहां इसके पास इलेक्ट्रॉन 2 त्यागे हैं और यहां 3 त्याग देते हैं, तो यहां विद्युत ऋणता ज्यादा थी। विद्युत ऋणता ज्यादा थी तो अंतराल कम था, और यहां इसने 2 त्यागे, इसकी विद्युत ऋणता क्या है, कम। विद्युत ऋणता कम है तो अंतराल ज्यादा, अंतराल ज्यादा तो आयनिक लक्षण ज्यादा। अब इसकी जगह मान लो मैं ये लेता, ध्यान से समझना, FeNH3(6+2), FeNH3(6+2), तो आपको ये लग रहा है कि अब यहां सहसंयोजक तो 33.33 आएंगे और आयनिक कितने आएंगे, 67.67, बट ये आएंगे नहीं।
इसमें +2 में ही ये 50% हो जाएंगे। ये बहुत बड़ी बात है, कंपटीशन में समझ आएगी, आज समझ नहीं आएगी, थोड़ा समझने की कोशिश करना। इन दोनों में Fe के ऊपर +2 आवेश है, इसका मतलब दोनों जगह Fe की विद्युतीनता तो सेम है। Fe की क्या है? सेम। अब आयनिक लक्षण ज्यादा कब आते हैं? जब अंतराल ज्यादा हो। अंतराल ज्यादा कब होगा? जब दूसरे की विद्युतीनता ज्यादा हो। भाई इसकी सेम है तो इनकी ज्यादा होनी चाहिए ना। तो यहां इसमें ऑक्सीजन की विद्युतीनता थी 3.5, यहां नाइट्रोजन है 3, तो अंतराल यहां ज्यादा है कि यहां ज्यादा है? यहां ज्यादा है। इसमें अंतराल ज्यादा है तो आयनिक लक्षण ज्यादा आएंगे, इसमें आयनिक कम आएंगे। देखो इसमें ज्यादातर, इसमें कम। मतलब जो चीज H2O में +3 में आ रही थी वो चीज अमोनिया होने पर +2 में ही आ गई। इसका मतलब ये हुआ कि अमोनिया यदि लिगेंड के रूप में आ जाए अमोनिया, तो ये 50% में कैरी कर रहा है। इसका मतलब ये इजीली +2 से कन्वर्ट होना चाहेगा +3 में। जैसे ये +2 से +3 में कन्वर्ट होगा तो इसकी विद्युतीनता कम हो जाएगी। ऐसे समझो, Fe+2 की विद्युतीनता होती है मान लो 2, ठीक है। Fe+3 की विद्युतीनता इससे ज्यादा होगी, ये है मान लीजिए 2.5। अब मैंने ये कहा कि यहां ऑक्सीजन जुड़ा, विद्युतीनता कितनी है? 3.5, तो अंतराल कितना आया? 1.5 का। यहां ऑक्सीजन जुड़ा, ऑक्सीजन की विद्युतीनता 3.5, अंतराल कितना आया? 1 का। अब तो आयनिक लक्षण ज्यादा कहां होंगे? यहां विद्युतीनताओं का अंतर 1.5 है, तो मान लो यहां आयनिक लक्षण है 67% अप्रोक्सीमेट 67 पॉइंट कुछ, और यहां आयनिक लक्षण कम है, ये है 50%। अब मैंने Fe+2 वाला यौगिक लिया, ये वाला Fe+2, इसके साथ मैंने NH3 लगा दिया, तो ये कितना हुआ? 2। नाइट्रोजन की विद्युतीनता कितनी है? 3। अंतराल कितना आया? 1। तो यहां पे भी तो अंतराल कितना आया था? 3 वाले में 1 आया था। तो यहां +3 था तब एक अंतराल आया था, 50% था। यहां +2 में 1 का अंतराल है, क्योंकि नाइट्रोजन की विद्युतीनता ऑक्सीजन से कम होगी, तो यहां +2 में 50% लक्षण सहसंयोजक होंगे, 50% आयनिक होंगे। अब यदि मान लो मुझे सहसंयोजक लक्षण घटाने हैं, आयनिक बढ़ाने हैं, तो इनकी विद्युतीनताओं का अंतर बढ़ाना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? अंतर कब बढ़ेगा? ये तो फिक्स है नाइट्रोजन, इसकी कम कर दो। ये कम कब होगा? जब ये इलेक्ट्रॉन एक और ग्रहण करे। इसका मतलब ये इजीली अमोनिया से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना चाहेगा, ये त्यागना चाहेगा। इसका मतलब ये इजीली +2 से +3 में कन्वर्ट होना पसंद करेगा। यही रीजन है, ध्यान से समझना, यही रीजन है। अगर मैं इस यौगिक की बात करता हूं COH2O6+2, या इस यौगिक की बात करता हूं CONH6+2, ये वायुमंडल की उपस्थिति में इजीली इसमें कन्वर्ट हो जाता है CONH3O6+3, जबकि ये इसमें कन्वर्ट नहीं होता COH2O6+3। ये इजीली वायुमंडल में ऑक्सीकृत नहीं होता, ये इजीली ऑक्सीकृत हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहां सहसंयोजक लक्षण 50% आ गए थे +2 में। क्यों आ गए थे? क्योंकि अमोनिया की विद्युतीनता ऑक्सीजन से कम होगी, इसलिए उस विद्युतीनता अंतराल को बढ़ाने के लिए CO+2 इजीली किस में कन्वर्ट होना चाहेगा? CO+3। ये सारी बातें आपको कंपटीशन में पढ़नी है, अभी इनका कोई रोल नहीं है। अभी तो केवल इतना याद रखना था कि वैद्युत उदासीनता सिद्धांत से ये स्पष्ट कर सकते हैं कि आवेश उदासीन हो जाएगा आयनिक बंध बढ़ने से, धातु के ऊपर ऋणावेश फॉर्मल चार्ज के रूप में नहीं आएगा। दूसरा तरीका दिया इसको उदासीन करने का, तरीका नंबर 2। इस तरीका नंबर 2 को आप अपनी कॉपी में लिखोगे 4 नंबर पॉइंट डाल के, पाई बंध या पश्चबंध निर्माण।
एक्चुअल में वीबीटी के अंदर 2 सिद्धांत दिए गए थे। एक्चुअल में कितने दिए गए थे? 2। पहला दिया गया था यहां आवेश वितरण के लिए वैद्युत उदासीनता सिद्धांत, और दूसरा दिया गया था पाई बंद या पक्षबंद निर्माण। अरे 1 मिनट रुको, 4 नंबर पॉइंट मत लगना आप इसको 3 नंबर पॉइंट लगना। मतलब 3 नंबर पॉइंट मैंने लिखा है आवेश का वितरण। आवेश वितरण को 2 तरीके से समझाया, पहला वैद्युत उदासीनता सिद्धांत से और दूसरा पाई बंद या पक्षबंद निर्माण से। आपके सिलेबस में ये वाला है नहीं, तो ये नहीं है, इसका मतलब इसको 2 भागों में बांटने की जरूरत नहीं है। तो आपके लिए यही वाला पॉइंट 3 नंबर पॉइंट बन जाएगा। इसको मैंने हटा दिया, इसको आप नंबर दे दोगे 3, पॉइंट नंबर 3, ठीक है। या 1 सेकंड को इसको 4 नंबर ही दे देता हूं, 3 नंबर दूसरा दे देता हूं। 3 नंबर लिखो उपसहसंयोजक बंध का निर्माण। उपसहसंयोजक बंध का निर्माण, उपसहसंयोजक बंध का निर्माण। दोबारा एक बार स्पीडली समझ लो। पहला पॉइंट रिक्त कक्षक उपलब्ध करवाना, दूसरा पॉइंट संकरण हो गया। मतलब ये समझो किराएदार आए, मकान मालिक को पूछा कमरे खाली है, बोली है, इसका मतलब रिक्त कक्षक उपलब्ध हो गए। दूसरा कहा कि ऊर्जा समान नहीं है कि अभी बुलडोजर चलवा देता हूं, इसका मतलब क्या हो गया? संकरण, रिक्त कक्षकों का संकरण। जैसी ऊर्जा बराबर हुई संकरण हो गया। किराएदार ने कहा ये पकड़ो एडवांस किराया, हम अपने रूम में जा रहे हैं। तो अब ये किराया ले रहा है मकान मालिक। उपसहसंयोजक बंध का निर्माण, भाषा क्या लिखोगे? उपरोक्त संकृत कक्षक, जो कौन से पॉइंट में बने? 2 नंबर में। पहले में रिक्त कक्षक, 2 में क्या है? संकृत कक्षक। तो 3 नंबर पॉइंट क्या लिख रहे हो आप? उपरोक्त संकृत कक्षकों को लिगेंड अपना इलेक्ट्रॉन युग्म देकर उपसहसंयोजक बंध का निर्माण करता है। उपरोक्त संकृत कक्षकों को लिगेंड अपना इलेक्ट्रॉन युग्म देकर उपसहसंयोजक बंध का निर्माण करता है। चौथा पॉइंट आपको लिखना है पाई बंध या पक्षबंध निर्माण। यह वीडियो लंबा हो जाएगा, इस बॉन्ड को कल पढ़ाएंगे। एक्चुअल में कंपटीशन के हिसाब से बात करें तब तो 4 नंबर पॉइंट आता है आवेश का वितरण, और वो 2 तरीके से समझाते हैं, विद्युत उदासीनता और ये पाई बंध निर्माण। बट आपकी बुक में केवल यही दे रखा है, इसलिए उसको समझा दिया, लिखना केवल पाई बंध का है। ये कल करेंगे, आज के लिए काफी है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।